नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कोरोना की रफ्तार काबू आने पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने की तैयारी है। 2 अगस्त से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होनी हैं। उधर सरकार ने इसके लिए कोरोना गाइडलाइंस सहित बाकी नियमों के पालन के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से जहां निजी स्कूल संचालक खुश हैं, तो वहीं अभिभावकों में तीसरी लहर को लेकर अपने बच्चों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। उधर बच्चों को पढ़ाने वाले करीब आधे शिक्षकों को अब तक वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में बीजेपी ने भी सरकार के इस फैसले को हड़बड़ी में लिया गया फैसला करार दिया है। आखिर बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन सिस्टम इसके लिए कितना तैयार है, इसी पर करेंगे हम आज आपकी बात। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस फैसले को लेकर क्या कहना है सत्ता पक्ष का, विपक्ष का और इससे जुड़े हुए लोगों का। सरकार जो भी एसओपी जारी करेगी, गाइडलाइन जारी करेगी स्कूली शिक्षा स्कूलों को खोलने को लेकर, उसके निजी स्कूल कम से कम अक्षरशः पालन करेंगे। हम चाहते हैं कि शिक्षा की स्थिति ठीक हो। जब प्रत्यक्ष शिक्षा के अलावा स्थिति बहुत जल्दी ठीक होगी नहीं, और इसको बहुत जल्दी ठीक किया जाना जरूरी था। सरकार फिर से प्राइवेट स्कूलों के दबाव में इस प्रकार स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, जबकि ये वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि 2 अगस्त में जो है ये 3rd वेव का पीक आने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार शायद प्राइवेट स्कूलों को लाभ दिलाने के लिए ये फिर से एक अवसर प्राइवेट स्कूलों को दिया जा रहा है, ताकि प्राइवेट स्कूल 1-2 हफ्ता में अपनी फीस वसूल ले, ताकि गवर्नमेंट फिर से स्कूल को बंद करा। तो हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल में लगभग 70% के आसपास वैक्सीनेशन हुआ है। मिडिल स्कूल में लगभग 50% के आसपास वैक्सीनेशन हुआ है, और प्राइमरी स्कूल में यदि हम देखें तो लगभग 40 से 50% के आसपास वैक्सीनेशन हुआ है। तो सुना आपने, ये वो लोग थे जो स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए लोग थे। अब पॉलिटिकल रिएक्शन भी आपको दिखा देते हैं, बीजेपी कांग्रेस की बातें सुनिए। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या है पूरा ये मामला। छत्तीसगढ़ में दरअसल स्कूल खोलने को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब इसकी तैयारी पूरी है, उससे लेकर आशंकाएं भी हैं, डर भी हैं। और अब देखना यह है कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में शिक्षक जो हैं उनके बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। 1 अगस्त के बाद से कक्षा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ग्रेजुएशन की भी कक्षाओं को प्रोटोकॉल कोरोना के पालन करते हुए प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। अभी ग्रेजुएशन की कक्षाओं के फाइनल से शुरू करेंगे, और हर 15 दिन के बाद एक नीचे क्लास में आएंगे ओपन करने के लिए। राज्य सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कोरोना की तीसरे संक्रमण, तीसरा स्ट्रेन, तीसरी लहर आने की चेतावनी बार बार मिल रही है, परंतु छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पूरी लापरवाही हो रही है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत इसमें हड़बड़ी और बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसको बहुत सोच समझकर और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है उस स्थिति का आकलन करने के बाद में, क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े बड़े उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं। इसलिए किन क्षेत्रों में हमको खोलना है, किन क्षेत्रों में नहीं खोलना, गंभीरता से उसके ऊपर में विचार करना चाहिए। तो सुना आपने हर पक्ष का क्या कहना है, और इसी को लेकर आज हम उठा रहे हैं बड़े सवाल। क्या है हमारे सवाल? ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना लॉक, स्कूल अनलॉक, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं। स्कूल संचालकों ने किया वेलकम, पेरेंट्स के लिए खड़ी हो गई प्रॉब्लम। तीसरी लहर की आहट, क्या नौनिहालों पर है संकट? ये बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम उठाएंगे। स्कूल चले हम, पर कितना तैयार सिस्टम, ये भी हम जानना चाहेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास उपाध्याय जुड़ चुके हैं, संसदीय सचिव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ जुड़े हैं केदार कश्यप जी, पूर्व मंत्री बीजेपी के और वरिष्ठ नेता। केदार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं विकास जी आपके पास आता हूं। विकास जी, क्या वजह है कि स्कूल खोलने को लेकर के आपको लग नहीं रहा कि थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में? और जब तीसरी लहर की आहट है तो जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि क्या कुछ स्कूलों को फायदा पहुंचाने की कोई
मंशा तो नहीं है, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा होता है तो फिर स्कूल अनलॉक करने होंगे। अभिलाष जी, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार कोरोना और लॉकडाउन से संबंधित सभी गाइडलाइन को केंद्र सरकार जारी करती है और उसी गाइडलाइन को राज्य सरकारें मानती हैं। जिस प्रकार से स्कूल कॉलेजों को लेकर केंद्र की गाइडलाइन जारी की हुई है, उसी क्रम में हम स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय हम राज्य की सरकार ने लिया है। हमारी सरकार 10वीं 12वीं तक की कक्षा खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया और इसी तरह कॉलेज में भी 50% उपस्थिति को लेकर क्लासेस चालू करने की बात कही गई है। तो मैं ये समझता हूँ जिस प्रकार से जो लॉकडाउन की कोरोना की जो गाइडलाइन है या जिस प्रकार से राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो अपने नियम कानून बना रही है, उसी के तहत ये बात मैं अभी मंत्री जी की बृजमोहन अग्रवाल जी के वक्तव्य को सुन रहा था। कभी भी कोई भी निर्णय जिससे आदमी कोरोना एक भयावह स्थिति पूरे विश्व में थी, कभी भी कोई भी सरकार ऐसे निर्णय नहीं लेगी जिससे किसी की जान जोखिम में डाली जाए। लेकिन जिस प्रकार से स्थितियां, और सरकार ने इस बात को भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के पदाधिकारियों के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से अगर ये इसकी राय आएगी तो खोली जाएगी और उसी प्रकार से अलग अलग जगह एक नियम कानून को एक गाइडलाइन बनाकर उस पर बात रखी गई है। और ये भी खासकर देखा जाएगा जो संक्रमण की जो स्थिति है, किन जिलों में बेहतर स्थिति है, किन जिलों में 0% है, इन स्थितियों को भी हम लोगों ने मेरिट पे रखा है। बिल्कुल ठीक है। केदार जी, मैं आपके पास आता हूँ। क्या आपको लगता नहीं कि तीसरी लहर जिसे लेकर के पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों को लेकर आगाह किया जा रहा है, उस वक्त ऐसा फैसला करना, और वो भी तब जब हमारा आधा भी स्टाफ, अभी स्कूल स्टाफ जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं है। बच्चे तो चलिए हम मान लेते हैं कि वो घर में हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचेंगे और ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन लगी ही नहीं है, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो ड्राइवर हो बस का, चाहे टीचर हो या दूसरा स्टाफ हो, तो अगर वो उनके संपर्क में आएंगे तो बेहतर ये होता कि पहले हम उनको वैक्सीनेटेड करा देते, ताकि उनके आसपास का एक जो बायो बबल की हम बात करते हैं, ये क्यों सिर्फ हम वीवीआईपी को देते हैं सर? स्कूल के बच्चों को क्यों नहीं, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हैं, उन्हें दे दें। एक सीधे बोल दिया जाए कि स्कूल में जिन स्कूलों में स्टाफ को 100% वैक्सीनेशन हुआ है वो खुलेंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से जो निर्णय है ये अव्यवहारिक है। दो तरह का निर्णय लिया जाए। एक तो ये कहा गया कि वहाँ के पार्षद, वहाँ के सरपंच, वहाँ के जनप्रतिनिधि तय करेंगे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार को निर्णय लेना था। सरकार यदि स्कूल खोल रही है तो उसपे खुद का कहते हैं जिम्मेदारी लेना चाहिए कि सरकार कहते हैं उस स्कूल खोलने के लिए तैयार है और वहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने की जिम्मेदारी हो, सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी हो, चाहे वो कहते हैं मास्क की जिम्मेदारी हो, चाहे वहाँ पर डॉक्टर रखने की जिम्मेदारी हो, ये सारे संसाधन यदि उसके पास में हैं तब तो वो स्कूल खोले। अन्यथा किसी विशेष पक्ष को यदि लाभ देने के दृष्टि से यदि आप स्कूल खोल रहे हैं तो उससे उनका तो भला हो जाएगा, लेकिन क्या है कि वो जो लोग बच्चे कहते हैं वो हैं, ऐसे में कोई पालक तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहेगा। और स्थिति ऐसी है कि आप तो केवल कहते हैं निचले स्तर पे कहते हैं बढ़ रहे हैं पूरी तरीके से। राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है? राज्य सरकार यदि इस बात की संकल्प ले कि यदि कोई कहते हैं कोरोना से पीड़ित होता है तो उसकी कहते हैं इलाज की जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी, ऐसा वो कहते हैं संकल्प लेकर के आए। या फिर कहते हैं जितने भी कहते हैं कोविड काल में जितने टीचर्स की मौत हुई है उन टीचर्स परिवार का आज देखरेख आज ये सरकार नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं से ये दोहरा मापदंड है और उसके कारण से आज स्थिति ऐसी है। आज आपने कहा कि स्कूल खुलेगा, लेकिन आपके पास में ऐसे स्कूल में ऐसे कहते हैं आप 50% आपका उपस्थिति रहेगी, ये कह रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, क्लास के बाहर आप सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन करवा पाएंगे, कितनी मॉनिटरिंग कर पाएंगे, कितने आप कहते हैं उसका टेस्ट करवा पाएंगे? ये इस बात को कहते हैं आपको तय करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बहुत बड़ा कहते हैं इसका प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। आपने कहा कि केंद्र सरकार का नियम वो है, उसके कारण से हमने खोल दिया। अब बाद में जब कुछ होगा तो आप फिर केंद्र सरकार के ऊपर कहते हैं ये पूरे मत देंगे कि केंद्र सरकार ने बोला इसलिए हमने कहते हैं इस चीज को खोला। ये पूरी तरीके से आरोप लगाने के कवायद से आपको बचना पड़ेगा। सरकार आप चला रहे हैं राज्य में आप किस तरीके से व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, इस पर आपको तय करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इस बीच में नए मेहमान जुड़ चुके हैं। क्रिस्टोफर पॉल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के। क्रिस्टोफर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये सही और मुफीद वक्त है स्कूल खोलने का? तीसरी लहर की आहट के ठीक पहले स्कूल खोले जा रहे हैं,
क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि हम इसकी चपेट में आते हैं या नहीं। जब हमने इतना लंबा इंतजार किया तो क्या बच्चों के लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लेना था सरकार को? नहीं, एक्चुअली सरकार बार बार और प्रत्येक वर्ष बच्चों के साथ में प्रयोग कर रही है। पिछले साल भी सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया था और 20-25 दिन में सरकार को पता चल गया था कि कोरोना आ गया है छत्तीसगढ़। तो ये बच्चों से प्रयोग कराती है। इस साल भी सरकार प्रयोग कर रही है। अब सरकार को 20-25 दिन के बाद जब कोरोना पीड़ित बच्चे हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे, तब सरकार को पता चल जाएगा कि अब कोरोना छत्तीसगढ़ में या तीसरी लहर छत्तीसगढ़ में आ गई है। इसका बिहाइंड द कर्टन मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये प्राइवेट स्कूलों को फीस वसूलने का एक अवसर देती है। पिछले साल भी एक टारगेट था प्राइवेट स्कूलों का कि हमको इतना लाख रुपया वसूलना है और इतना दिन स्कूल आप खुलवाइए, और उतना दिन स्कूल खुला और जैसे ही उनका टारगेट पूरा हो गया वो स्कूल को बंद कर दिया। इस साल भी प्राइवेट स्कूलों ने इनको टारगेट दिया है सरकार को कि इतना दिन बस स्कूल खोलिएगा, हमारा इतना लाख का टारगेट पूरा हो जाएगा, फिर आप बता दीजिएगा तीसरी लहर आ गई। तो मतलब बच्चों का प्रयोग कर रहे हैं। 10वीं 12वीं बच्चों को आप बोलते हैं कि उसके बाद पता चलेगा कि तीसरी लहर आई या नहीं रही, जबकि पूरा भारत ये बता रहा है कि अगस्त का महीने में तीसरी लहर आएगी। तो क्यों सरकार जो है रिस्क उठाना चाहती है, खासकर बच्चों को लेकर? क्यों वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाई जैसा दूसरे राज्य वाले कर रहे हैं? ठीक है सर। विकास जी, बहुत गंभीर आरोप है सर, और बहुत गंभीर चिंता भी है। आरोप यह है कि आप प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और चिंता यह है कि जब पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आप तो आरोप लगाने वालों में से विकास जी जो कहते थे कि राहुल जी बोलते रहे, केंद्र ने नहीं सुना और आखिर वही हो गया। अब जब सब लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं नहीं हम स्कूल खोलेंगे अगस्त में, ये अगस्त टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा सर संशय है। अभिलाष जी, मैं क्रिस्टोफर जी की बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना, लेकिन वो बेबुनियादी बात को कर रहे हैं। जो सरकार 200 से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली है, जिन्होंने प्राइवेट स्कूल, आज इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? प्राइवेट स्कूलों को हुआ है। जो सरकार के मुखिया ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, 200 से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल इस प्रदेश में खोल दिया। और मैंने आपको पहले भी कहा, हम गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी मैंने केदार कश्यप जी की बात को सुना, आप अनुकंपा नियुक्ति की आपने बात किया, कोरोना काल में जितने शिक्षकों की मृत्यु हुई उनके परिवार का क्या हुआ? यही कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की पहली सरकार है जिसने सबसे पहले अनुकंपा नियुक्ति, जो कोरोना काल से जिनकी मृत्यु हुई उस परिवार को सबसे पहले रोजगार देने का काम, उसको अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी देने का काम किया। आप तो खुद बहुत वरिष्ठ नेता हैं, केदार जी बड़े भाई हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी, आप मंत्री थे, उस समय कोरोना काल नहीं था, ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, तो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? कोरोना काल से किस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार ने लड़ाई लड़ी है, ये पूरा देश ने देखा है। हम वो बच्चे, इस प्रदेश के हमारे बच्चे, उन प्रदेशों को मौत के कुएं में छोड़ने का कोई अंदेशा हमारा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो स्थितियां हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, अभी केदार जी को मैं सुन रहा था, जनप्रतिनिधि वहाँ के बताएंगे, वहाँ के पार्षद, वहाँ के पंच, सरपंच, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल्स होंगे वहाँ पर कैसे होगा, तो ये सब चीज़ उसमें शामिल है। आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, कोरोना की गाइडलाइन क्या है, कोविड की गाइडलाइन? आज हम एयरपोर्ट में सफर करते हैं, एक देश से दूसरे देश हवाई जहाज से जाते हैं, तो सबसे पहले गाइडलाइन क्या मांगता है कि आपने दोनों डोज कंप्लीट किया कि नहीं किया, आपका वैक्सीनेशन हो गया कि नहीं हो गया, और इस प्रकार की चीजों को देखते हैं। वही गाइडलाइन है, वही गाइडलाइन का पालन करेंगे। अगर टीचर का 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, बस में लाने ले जाने वाले का 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो वहां मंजूरी नहीं मिलेगी। आपको किसने कहा? हम तो इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना की, कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए इन तमाम चीजों को करेंगे। ठीक है सर। हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान मंजीत कौर बल जुड़ चुकी हैं। बात अभी एक अभिलाष जी क्रिस्टोफर जी भी बात कर रहे थे। हम ही लोग सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में जो ऑनलाइन पढ़ाई की जो सुविधा देकर मोटी फीस लेने का काम किया, उसका सबसे पहले यही सरकार ने नोटिस जारी करके, सब प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी करके फीस में कटौती करने की बात की है। जो प्राइवेट स्कूल 8% फीस बढ़ाने की जिन लोगों ने बात की थी, उन्होंने टीचिंग को छोड़कर सब मामले में 8% लगा दिया, उसको भी रोक लगवाने का काम यही भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने की है। तो क्रिस्टोफर जी किस दुनिया की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता। मैं तो खुद रायपुर राजधानी का विधायक
संचालक हूं, प्राइवेट स्कूलों को लेकर मैंने खुद जो शिक्षा सचिव है उनसे मुलाकात करके बात की, हमने बैठकें की, जो प्राइवेट स्कूल के ओनर्स है उनके साथ, जो पेरेंट्स के संगठन है उनके साथ बैठकर हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है सर, विकास सर, ठीक है। मनजीत कौर बल हमारे साथ नए मेहमान जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। मनजीत जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि ये वक्त सही है, और अगर प्रोटोकॉल्स के साथ, जैसा कि सरकार और विकास जी कह रहे हैं कि प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ हम जाते हैं, तो स्कूल खोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, या आपको लगता है ये फीजिबल नहीं है इतने सारे बच्चों को इतने बड़े स्टाफ के साथ प्रोटोकॉल का पालन हो पाना? बिल्कुल सब कुछ फिजिबल है। बहुत आश्चर्य की बात है कि कोरोना अनलॉक हुआ तो स्कूलों को छोड़कर सब कुछ अनलॉक हो चुका है, उसका विरोध कोई नहीं कर रहा। होटल अनलॉक हो गए, सारे चीजें जो हैं, अगर बाजार आप देखने जाएंगे वो अनलॉक हो गए हैं, जिम अनलॉक हो गया है, पूरे सेवाएं अनलॉक हो गई है। स्कूल अकेला अनलॉक नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाता है, तो वो अनलॉक होने की बात नहीं कर पा रहा है। जितनी स्टडीज भी चाहिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप ध्यान देंगे, अजीम प्रेम जी ने एक स्टडी में बताया है कि इस पूरे कोरोना काल में 60% बच्चे अपने पिछले पाठों को भूल चुके हैं, भाषा का ज्ञान और गणित का ज्ञान खो चुके हैं। कितने आप बताइए, 70% लोग हैं जिनके पास लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास का ये बड़ा अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा, जो आर्थिक रूप से ही नहीं हर रूप से वो बड़ा अंतर पूरे विश्व में दिखेगा। इसमें छत्तीसगढ़ या देश जो है हमारा सबसे पीछे जाएगा। इस बात की गंभीरता को बहुत सोचना पड़ेगा। आप ये सोचिए, ड्रॉप आउट बढ़ेगा। वैसे ही अगर आप पूरे आंकड़े देखेंगे तो 56 लाख बच्चों में से प्रवेश लेते लेते 8वीं के बाद 10वीं के बाद सिर्फ 54% बच्चे बचते हैं, और ऐसी स्थिति में ये ड्रॉप आउट 2% पिछले साल से ही कम हो गया है। 2% एक बड़ा आंकड़ा है। ड्रॉप आउट बढ़ेंगे मतलब बाल श्रम बढ़ेगा, बाल विवाह बढ़ेगा, शारीरिक शोषण की घटनाएं बढ़ेंगी, नशे की ओर जाएंगे। ये बड़ी घटना अगर कोरोना के संक्रमण की मृत्यु से कई गुना ज्यादा बच्चों को हम संक्रमित करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल मंजीत जी का लगता ऑडियो चला गया, लेकिन बहुत एक वाइडर एस्पेक्ट उन्होंने इसका बताया है। और केदार जी, ये वाकई में उन्होंने जिन बिंदुओं को बताया, वो कहते हैं ना कि हम तात्कालिक चिंताओं से परेशान थे, लेकिन उन्होंने हमें दूरगामी परेशानियों से अवगत कराया। बिल्कुल मंजीत जी, मैं आपका सवाल समझ रहा हूं, और आपकी परेशानी भी और आपका जो सोच है वो बहुत जायज़ हमें लग रही है। केदार जी, आपको क्या कहना है? मंजीत जी ने जो कहा है कि उसके लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्कूल तो खोलने पड़ेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि सरकार को वैक्सीनेशन के लिए पहले अपने ओर से प्रयास करना चाहिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। अभी वैक्सीनेशन के मामले में सरकार कहीं ना कहीं से ढिलाई बरतते जा रही है। लगातार जो हमारा चलते हैं प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़ा हुआ है वैक्सीनेशन के मामले में, ये पूरा देश देख रहा है। अभी जैसे विकास उपाध्याय जी हैं, हमारे जागरूक है चलते हैं विधायक जी हैं, और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रारंभ हुआ था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 153 स्कूल हम लोगों ने चालू किया था, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। तो ये कहना कि हमने चालू किया, ये कहना गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इंग्लिश मीडियम के हमारे बच्चों को चलते हैं वहां पर चालू किया। मॉडल स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया। बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े एजुकेशन के हब बने हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ठीक है सर। जहां तक यदि कहते हैं ड्रॉप आउट की रेट की बात है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत कम हुआ, लेकिन उनकी सरकार आने के बाद ये ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ा, इस पर भी चिंता करनी चाहिए। सरकार इस ओर चिंता बिल्कुल नहीं कर रही। अभी तात्कालिक समय में आज के डेट पे तो ये स्थिति है कि WHO ने जब कहते हैं इस बात को आगाह किया है कि आगामी समय में विशेष करके बच्चों पर कहते हैं इसका संक्रमण बढ़ेगा, तो सरकार को इस बात के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। मेरा स्कूल खोलने से मनाही नहीं है, सरकार को इस बात के लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई बच्चा यदि कहते हैं प्रभावित होता है, संक्रमित होता है, तो इसकी इलाज की जिम्मेदारी ये सरकार ले। अन्यथा सरकार अपने कहते हैं जो शिक्षा का जो सत्र है वो कम करे, वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी है उसमें सत्र को कम करके उसके दृष्टि से पढ़ाई कराए, और उनके लिए जो कहते हैं होमवर्क है या फिर कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क है, असाइनमेंट है, ये सब चीजों के माध्यम से उन बच्चों को कहते हैं तैयार कर सकती है। अभिलाष जी, मैं आपके माध्यम से, केदार कश्यप जी भी यहाँ पर बैठे हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम तो केंद्र सरकार से बच्चों के वैक्सीनेशन की मांग कर रहे हैं, उसमें वो समर्थन दिला दें,
उस वैक्सीनेशन को दिला दें। केदार कश्यप जी वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, जब छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने 18 साल से 44 साल के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने की बात की, तो वैक्सीन तो केंद्र के अलग राज्यों से आता है, छत्तीसगढ़ से तो वैक्सीन आता नहीं है। वैक्सीन की कमी हमारे कारण नहीं है, हम तो पूरे अपने विभाग, हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा जिला प्रशासन, हमारी नगरीय प्रशासन की तमाम टीम सभी काम को छोड़कर वैक्सीनेशन को कैसे सरलता से और कैसे इजी वे में लोगों को पास पहुंच जाए, उसको लगाया जाए, उसको लेकर काम कर रही है। हमारी टीम तैयार है, लेकिन वैक्सीनेशन की उपलब्धता तो केंद्र कराएगा ना। अब हम बच्चों की, मैं मंजीत जी की बात को सुन रहा था, जो उन्होंने कहा हम पिछड़ते जाएंगे, जनरल प्रमोशन में पूरा देश पास हो रहा है। कल जब नौकरी की बात आएगी, बड़ी जगह दूसरे अन्य देशों में काम करने का मौका आएगा, तो आपका बच्चा तो उस लेवल का होगा नहीं जिस लेवल में वो पास करके निकल गया। ठीक है, बहुत सारी चीजों को सोचकर इस पहलू को देखा गया। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी कहा, राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन बनाया है, संक्रमण की स्थिति को भी देखते हुए, अगर कहीं संक्रमण का कहीं जोर ज्यादा है, जहां संक्रमण है वहां स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। कौन जनप्रतिनिधि, जब जनप्रतिनिधियों को इस दायरे में रखा गया है, पार्षद को रखा गया, पंच को रखा गया, तो कौन जनप्रतिनिधि ऐसी परमिशन को देगा, ऐसी चीजों पर हामी भरेगा? ठीक है क्रिस्टोफर जी, बहुत सिंपल सी चीज कह रहे हैं निकल आती है विकास जी कि जब पूरी व्यवस्था हमने इसलिए जनप्रतिनिधियों के हाथों में दी है कि वो देखें जो स्थानीय लोग होंगे उनके साथ मिलकर उनके प्रति जवाबदेह होंगे, तो जिम्मेदारी तय होगी इससे, और उसके लिए व्यवस्था बनेगी। केदार जी मैं आपके पास आ रहा हूं बस, तो बहुत संक्षेप में बताएं आप क्रिस्टोफर जी, क्या दिक्कतें हैं इस व्यवस्था में, अगर स्थानीय लोग ही, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन मिलकर तय करेगा स्कूल खुलने हैं कि नहीं? एक्चुअली सवाल है कि पिछले बार भी ये प्रयोग किया गया था और 20-25 दिन में स्कूल अचानक बंद कर दिया गया, और उसके बाद ये फिर से सेम उसी प्रकार का प्रयोग किया गया है। अभी विकास जी एक चीज बता रहे थे कि जिन शिक्षकों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, उन शिक्षकों वहां पर स्कूल नहीं खोला जाएगा। अभी आप ये बात देख लीजिएगा कि उनको, सरकार को ये पता होना चाहिए कि कितने शिक्षकों को वैक्सीनेशन दोनों डोज लग गया है। तो ये सब चीज देखने वाली बात है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को फीस लेने का एक अवसर दिया जा रहा है, या वास्तव में 20 और 25 दिन के लिए स्कूल खोलकर किसका भला किया जा रहा है, किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है, इस पर बहुत ध्यान देने ठीक है। वक्त का मैं, मंजीत जी आपसे भी एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा, आप देरी से जुड़ी हैं इसलिए चाहूंगा आपको, और उस वक्त भी तकनीकी दिक्कत थी। क्या आपको लगता नहीं है कि अगस्त कम से कम वेट कर लेना चाहिए सरकार को, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड का जो एक्सपर्ट्स पैनल है वो कह रहा है कि अगस्त जो है वो सबसे ज्यादा उस कोर में है जहां पर हिट करेगा कोरोना का थर्ड वेव हमें? देखिए पूरे विश्व में स्कूल खुल गए हैं सिवाय भारत के, ये भी आपके हमारे लिए शर्मिंदा का विषय है। इंतजार करने के बजाय शुरुआत करनी चाहिए, और उसके बाद जरूरत पड़े कि लॉकडाउन दोबारा हम बंद कर सकते हैं, लेकिन जो स्थिति बच्चों की बिगड़ रही है उसको हम नजरअंदाज। एक बात और मैं बाकी लोगों के सुन रही थी, पहली बार जब लहर आई तो श्रमिकों के साथ परेशानी आई, हम व्यवस्था बनाने में लेट हो गए। दूसरी बार जब लहर आई तो हॉस्पिटलों की स्थिति, इस बार हम बहुत तैयारी से हैं, और सबको पता है कि कोई बीमार संक्रमण को अगर हम पकड़ लेते हैं समय पे तो हॉस्पिटल पहुंचा देना उसका इलाज है, स्कूल बंद करना इसका इलाज नहीं है। ठीक है, बच्चे अगर वहां आएंगे उनको संक्रमण से बचने के तरीके बताएंगे। केदार जी अंतिम 20 सेकंड, केदार जी प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे थे? वर्ग जो है मैं सोचती हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की, देखिए ये सरकार पहले वैक्सीनेशन को लेकर के सवाल उठाई कि ये जो वैक्सीन है ये उपयोगी नहीं है, ये कह करके पहले उसमें वो किया, फिर उसके बाद अभी स्कूल को जब खोली है, स्कूल खोलने के बाद अब ये इन्होंने मोहल्ला क्लास चलाया, इन्होंने कहते हैं अपना पढ़ाई तुअर द्वार चलाया और 100% अब रिजल्ट दे रहे हैं, और वहीं अब कहते हैं ये बात कर रहे हैं कि हम हेल्थ फैसिलिटी को मजबूत किए हैं। रायपुर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल शून्य है, वहां पर लोग किस हालत में है और इनके जो आंकड़े हैं वो अलग अलग तरीके का है, इस आंकड़ों से बचना चाहिए। रायपुर में बैठ करके हमको चिंता नहीं करनी है, हमको बस्तर और सरगुजा से चिंता करनी चाहिए इस बात पे। अंतिम सर विकास जी, अंतिम 15 सेकंड में आप कुछ कहना चाहे, फाइनल कमेंट सिर्फ 15 सेकंड सर। देखिए कुल मिलाकर प्रदेश के किसी भी परिवार को
जोखिम में डालने का उद्देश्य कभी भी सरकार का नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हम अपने प्रदेश के भविष्यों को भी देख रहे हैं, अपने प्रदेश के का बढ़ता हुआ छात्र, बढ़ता हुआ युवा को भी देखने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम उसी स्तर पर काम कर रहे हैं। कभी भी सरकार जोखिम उठाने का काम नहीं करेगी। पहले भी स्कूल खोले गए थे, लेकिन जब पेरेंट्स की मांग पर स्कूल खोले गई थी और पेरेंट्स के मांग पे ही स्कूल को बंद कर दिया गया। अभी पेरेंट्स को भी शामिल किया, जनप्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। और वैक्सीनेशन के साथ अभी मैं केदार जी की भी बात सुन रहा था, क्रिस्टोफर जी की बात सुन रहा था। 1 मिनट में सिर्फ अपना सवाल का जवाब दे दूंगा। जब हम ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, तो सबसे पहले टिकट देखने वाला आपका वैक्सीनेशन देखता है। उसी प्रकार से जब कोरोना की जो गाइडलाइन बनाई गई है, जिस प्रकार से स्कूल के लिए गाइडलाइन बनाई गई है, तो पहले वैक्सीनेशन देखा जाएगा। वैक्सीनेशन हुआ होगा तो ही टीचर अंदर एंट्री करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है केदार जी, अंतिम 5 सेकंड खत्म कर लीजिए सर प्लीज। अब ये बताएं कि इनके पास में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जहां पर स्कूल में इतने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इन सारे नियमों का पालन करा पाएंगे, और वहां पर क्या डॉक्टर उपलब्ध होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी विकास जी, सारी व्यवस्था इनको सुदृढ़ कर पाएंगे, इतने प्रोटोकॉल का नियम का पालन कर पाएंगे। क्रिस्टोफर जी, आप भी अपना सवाल ले लीजिए जल्दी से। एक सीधा सवाल क्रिस्टोफर जी। मेरा एक ही मांग है विकास जी से कि सारे जैसे स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन आपने कराया, आप शिक्षकों को आप टारगेट करके उनको वैक्सीनेशन करा दीजिए। विकास जी प्लीज आंसर। मेरे ख्याल से विकास जी बस 10 सेकंड में सर। बिल्कुल मैं केदार जी की बात से भी सहमत हूँ, क्रिस्टोफर जी की बात से भी सहमत हूँ। बिल्कुल सरकार उन गाइडलाइनों का पालन करेगी जो सार्वजनिक जगह में, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में हमने टीम रखी है, उसी प्रकार से इस पर भी टीम रख के जांच करके और वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट होने के बाद ये तमाम चीजें होंगी। गाइडलाइन का मतलब क्या है? ठीक है, नहीं विकास का मतलब तो यही है। विकास जी बस समय कम है। मैं कुल इतनी एक चीज समझ पाया हूं सर कि स्कूल खुलना भी जरूरी है और सुरक्षा एहतियात भी मजबूरी है। लेकिन विकास जी देखिए, भले ही आपने इसका जिम्मेदारी नीचे के स्तर के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों पर डाल दी है, लेकिन बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी और उससे भाग नहीं पाएगी। और रही बात सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी जाकर के चेक करेगा सर। शुरू के 2-3 दिन तो हमको सबको लगता है कि ठीक रहता है, लेकिन अगर उसके बाद दिक्कतें आती हैं तो सरकार इस महती जिम्मेदारी को समझे। हम समझते हैं कि आपके लिए धर्म संकट है, एक तरफ बच्चों का भविष्य है और दूसरी तरफ उनकी जान है, लेकिन सरकार को जो भी रास्ता निकालना है बहुत सोच समझ कर निकालें। मंजीत जी, आप देरी से जुड़ी, आपको समय कम दे पाया उसके लिए माफी चाहूंगा। क्रिस्टोफर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा, शुक्रिया आपका। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक सजग विपक्ष की तरह आपने विकास जी को कई अहम सुझाव दिए हैं और विकास जी, हमें लगता है कि आज के डिबेट से कुछ फ्रूटफुल निकाल करके आप सरकार को बताएंगे, ताकि हम जब बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे तो वो सुरक्षित घर लौटकर भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। तो आज आपकी बात में बस इतना ही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।